बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने लगे हैं जो सेट के रेलिवेंट होगा। आज 10th क्लास है, लेकिन ये 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी मिडिल क्लास है उसके लिए भी है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर है। तो ये तकरीबन हर क्लास के लिए यूज़ होता है, लेकिन बेसिक हमारी क्लास आज 10th की है, इस वजह से 10th के लिए ही पहले तो फोकस हम करेंगे। लेकिन ये सभी लोग समझ सकते हैं, चाहे वो मिडिल वाले, मैट्रिक वाले या इंटर वाले हैं। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है, इसलिए कोशिश करें हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलें। आप लोग मॉडरेट होने चाहिए, आपका इत्दाल होना चाहिए चीज़ों के अंदर। ये नहीं कि अगर आप सो रहे हैं तो आप बस सोते रहें, आप पढ़ना शुरू कर लिया तो बस पढ़ते रहें और यहाँ तक कि बीमार हो जाए। ये नहीं कि आप लोग खेलना शुरू कर लें तो आप लोग खेलते रहें, आप लोग मौज मस्ती में बिज़ी रहें तो सारी ज़िंदगी मौज मस्ती ही में जो गुजार लें। तो ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग से आपने अवॉइड करना। हर चीज़ को डिवाइड कर लो ताकि उसके अंदर रहकर आप लोग चीज़ों को सीख सके। जिस तरह 24 हमारे पास घंटे हैं, लेकिन इन 24 घंटों को डिवाइड कर लो कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, और 8 घंटों में से हमने 4 घंटे खेल लेना है, 2 घंटे हमने इबादत करनी है और 2 घंटे खाने पीने में गुजार लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग नहीं होगी। ये आपका एक जो मॉडरेट मतवाजन चीज़ों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, उम्मीद है कि कोशिश करेंगे आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग से बचें और अपने अंदर जो मतवाजन बैलेंस है ये चीज़ों में बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट बहुत ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, इस वजह से आज हम उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर इस कंसेप्ट को करेंगे। तारफ़ है हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, और इंट्रोडक्शन है जो सेट के रेलिवेंट है, नंबर के रेलिवेंट है। उर्दू में भी और इंग्लिश में भी साथ करेंगे। सेट है जी वाजिया एशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, उसे सेट कहा जाता है। अब ये देखिए, एक आम सी एग्जांपल मैं लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं वाटर सेट। तो जब वाटर सेट की बात आती है, आप किसी भी शॉपकीपर पर जाए, उसे कहे जी वाटर सेट दिखाइएगा, तो वो आपको सबसे पहले वाटर सेट में जग भी दिखाएगा और ग्लास भी दिखाएगा, चाहे वो 4 ग्लास दिखाए चाहे वो 6 ग्लास दिखाए। तो ये एक कंप्लीट सेट है। फिर अगर आप लोग कहते हैं कि एक डाइनिंग टेबल, अगर आप लोग बात करते हैं डाइनिंग टेबल सेट की, तो फिर आप लोग वो अगर सिर्फ डाइनिंग टेबल है तो वो सिर्फ टेबल होगा। जब सेट की बात होगी तो वो आपके पास 4 चेयर, 6 चेयर, 8 चेयर, तो ये सेट पूरा दिखाएगा कि ये वाला सेट है। तो इसी तरह जो चीज़ें आप लोग लाइफ के अंदर इनको यूज़ भी कर चुके होंगे, तो उन्हीं को हम सेट कहेंगे, जिन एशिया में बिल्कुल ये चीज़ें वाज़िया और क्लियर होती हैं। अब हम आते हैं इन सेट की तरफ जो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। और इन सेट में आप आम रूटीन में अगर कोई बच्चा बार बार आपसे क्यों, वाई कोई क्वेश्चन करता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्यों का आंसर नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में बहुत सारे क्यों का जवाब मौजूद है जो इस सेट के अंदर दिया जाएगा। हमारा पहला आता है कुदरती अदाद का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तो हर एक ने सुने हुए, लेकिन नेचुरल नंबर कहते क्यों हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों का आंसर दूंगा कि इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसी को क्यों कहते हैं। आप किसी से भी काउंटिंग स्टार्ट करवाएंगे तो आप कहें जी अब ज़रा छोटी क्लास का बच्चा है, बड़ी का है, उसे कहे ज़रा काउंटिंग स्टार्ट करे, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे सो ऑन। किसी से भी स्टार्ट करें। आप लोग अपनी क्लास में जिस मर्जी बच्चे से पूछे जो काउंटिंग सुनाना, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5। आप जिस मर्जी इन्वायरमेंट में चले जाएं, आप जब काउंटिंग की बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो ये एक फितरती बात है कि हर बंदा 1 से ही काउंटिंग शुरू करता है। इस वजह से इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर हर इंसान, हर मेंबर, हर स्टूडेंट 1 से ही काउंटिंग को स्टार्ट करता है। इसलिए इसको कुदरती अदाद का सेट कहते हैं कि ये है नेचुरल नंबर सेट। 1 2 3
4 और आगे ये क्या है, अनलिमिटेड चलता जा रहा है। लिमिटेड भी आएंगे लेकिन अभी फिल वक्त हमें उनकी ज़रूरत नहीं, अभी हमने सेट का कंसेप्ट समझना है। पता चल गया नेचुरल का। फिर इसके बाद आ जाता है मुकम्मल अदाद का सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट होल, जो होल नंबर्स क्या है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 10 बनाना हो आपने, तो जब तक 0 नहीं होगा 10 नहीं बनेगा। अब 11 बनाना हो तो ज़ाहिर है आपको 10 + 1 करना पड़ता है, तब जाके वो 11 बनता है। अगर आपने 100 बनाना है तो 100 में आपको पता है 00 आता है। तो जब तक आपने अगर ये कंप्लीट नंबर नहीं किए, उसमें कंप्लीट में फिर रियाजीदानों ने किसका इजाफा किया है, 0 का इजाफा किया। जब 0 उसमें ऐड कर दिया गया तो वो क्या हो गए, ये कंप्लीट नंबर हो गए। अब आप करोड़ों, अरबों, लाखों, मिलियन, बिलियन जो मर्जी यूज़ करें वो आपका पूरा नंबर बन जाएगा। अगर 0 नहीं है तो आप पूरा नंबर नहीं बना सकेंगे, इसलिए इसको होल नंबर मुकम्मल अदाद कहेंगे। उम्मीद है कि ये अगर कोई कहे जी क्यों ये मुकम्मल अदाद है, क्योंकि 0 के बगैर नामुकम्मल था, बनता ही नहीं, आगे नंबर कोई बनता ही नहीं, वैल्यू बनती ही नहीं। तो इसके बाद आ जाता है सेट, सही अदाद का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, 0 और साथ प्लस भी और साथ है माइनस भी, 1 साथ प्लस और साथ -2, साथ प्लस साथ -2। लेकिन नेचुरल नंबर में मनफी का नंबर नहीं होता, होल नंबर में मनफी का नंबर नहीं होता। नंबर मनफी के किस में स्टार्ट होते हैं, वो इंटीजर्स के अंदर, सही अदाद के अंदर शुरू होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सही अदाद जी से मेंशन किया जाता है। तमाम जुफ्त अदाद का सेट, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन ऐसे नंबर, इसलिए इसे ई से ज़ार किया जाता है। इवन, होल, मुकम्मल W, नेचुरल N, N से स्टार्ट किया जाता है। अब बारी आ गई है इवन नंबर के। तो इवन नंबर कौन से, जो हर नंबर को 2 पर अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो आपका क्या होगा, इसका हर नंबर 2 पर डिवाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं, वो आपका इवन नंबर। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 इसलिए लिया जाता है कि आपको पता है ये 10 है और 10 में 0 आता है, तो जब इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, इसलिए उसमें इवन नंबर में 0 भी शामिल होता है। तो इवन नंबर कौन से हुए, जिन पर 2 डिवाइड हो जाता है। तो स्टार्ट क्या हुए, उसमें पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। अगर वो अकेला कहे जी पॉजिटिव इवन नंबर तो आप सिर्फ पॉजिटिव लिखें, अगर वो कहता है नेगेटिव इवन नंबर तो फिर आप सिर्फ नेगेटिव लिखें। तो ये आपके पास इवन नंबर जो सिर्फ 2 पर डिवाइड होते हैं उनको हम जुफ्त अदाद या इवन नंबर कहते हैं। समझ आ गई। इसके बाद आगे है तमाम ताक अदाद का सेट, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड को ओ से ज़ार किया जाता है, इसलिए इसे लिखा भी ओ के साथ ही जाता है। ऑड क्या है, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। वो क्या है, प्लस मनफी 1, प्लस मनफी 3, प्लस मनफी 5। जो 2 पर डिवाइड इवन नंबर और जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो आपके क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर वो कहे सेट ऑफ ऑड नंबर जो पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव लेने, अगर वो नेगेटिव कहे तो नेगेटिव। अगर वो सिंपल कहता है ऑल सब तो उसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, इसलिए ऑल की बारी आती है। आगे है जी आपका तमाम मुफरद अदाद का सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर। आपने प्राइम मिनिस्टर तो सुना होगा, वज़ीर आज़म, ये आपका क्या है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है, पाकिस्तान के अंदर एक ही है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर कौन से हैं, इन्हें क्यों कहा जाता है कि ये प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और पे डिवाइड होते ही नहीं है। हर वो एलिमेंट जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होगा वो आपका क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। वो आप देख लें, 1 हर एक पे डिवाइड होता है तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, जब स्टार्ट में करेंगे तो 2 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, 3 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, 5 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, 7 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, 9
अगर आप लिखते तो 9 ने 3 पर भी डिवाइड होना था, 9 पर भी होना था, इसलिए 9 की बारी गई। क्या आएगा? 11 आएगा। 11 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा। 11 के बाद बारी किसकी है? 13 है। 13 के बाद अगर 1-2 हम आगे काउंट करें तो 17 आएगा और फिर 19 आएगा। तो ये अपने अलावा जो किसी और पे डिवाइड ना हो उन्हें हम प्राइम नंबर, मुफरद आला किस्म के जो ना वो नंबर उनको कहा जाता है। इसके बाद है तमाम नातक अदाद का सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा जाता है इनको, रैशनल और नातक। ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये रैशनल और इरैशनल में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उनको पता नहीं चलता। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। रैशनल नंबर्स क्या है? मेंशन किसे किए जाते हैं? ये क्यू से ज़ाहिर किए जाते हैं। इक्वल किसके? x, वाइल x इट्स बिलोंग टू p ओवर q। इसका मतलब है कि ये तमाम जो एलिमेंट है, ये रुकन, ये जितने भी सेट के अंदर ये डिजिट पाए जाते हैं, ये वैल्यू पाई जाती है, इनको क्या कहा जाता है? ये इनके एलिमेंट है, ये इनके रुकन है, मेंबर्स हैं इनके। हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ सेट, द एलिमेंट ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ सेट इज कॉल्ड, उनको हम एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये उनके अंदर रुकन वगैरह ये एलिमेंट मौजूद है, इन्हीं को हम रुकन या एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। तो कहा जाता है ये p ओवर q की शक्ल में है, और आगे ये मैंने m और n लिखा है, इसकी जगह पे मैं p और q ही लिखूंगा। p ओवर q फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है और कहा गया है कि ये p और q किस से बिलोंग करेंगे? z से। z क्या है? इंटीजर नंबर, और ये इंटीजर नंबर आपका कोई भी हो सकता है, चाहे 2/3 हो जाए, चाहे 3/2 हो जाए, चाहे 1/2 हो जाए, ये सारे के सारे क्या है? ये इंटीजर्स हैं, और साथ ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि n इट्स नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास, फिर ये n लिखा मैंने, ये q लिखूँगा और नीचे वाले n की जगह पर भी q लिखूँगा। q इट्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये वाला 0 आया तो फिर रैशनल नहीं होगा, फिर नातक नहीं हो। नीचे वाला किसी भी सूरत में 0 नहीं होता। ये अब आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाकर इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। ये निकलता ही नहीं कि ये आप बना क्या इसके साथ, अनडिफाइंड, आंसर ही नहीं निकलेगा। इसलिए नीचे कभी भी 0 नहीं होता है, नीचे 0 नहीं होगा। तो ये आपके क्या है जो फ्रैक्शन में आए। दूसरी वैल्यू इसकी ये है कि अगर किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है, जिस तरह अगर 4 वैल्यू होती, आपको पता 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। और क्या 2 का स्क्वायर रूट ओपन होगा? जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ओपन हो जाए वो भी सारे के सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, और जिसका स्क्वायर रूट ओपन ना हो ये आपके क्या होते हैं? इनको इरैशनल कहा जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। आपकी हर वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, तो वो आपकी हर वैल्यू क्या हो सकती है? रैशनल, नातक। लेकिन अगर किसी का स्क्वायर रूट ओपन करो और वो कंप्लीट खुल जाए तो वो आपका होगा रैशनल। और अगर उसी का, जिस तरह 2 का स्क्वायर रूट खोलो तो नहीं ओपन होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ओपन हो जाएगा लेकिन वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 का खोलो आप, 5 का खोलो आप, 6 का खोलो, 7 का खोलो, तो इनके स्क्वायर रूट कंप्लीट ओपन नहीं होते। इसी तरह अगर 4 की जगह पे आप 9 लेते तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आता था? 3। 16 लेते तो क्या आना था? 25 लेते तो क्या आना था? 5। स्क्वायर रूट ओपन हो रहे हैं ना, तो जिसका कंप्लीट ओपन होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका रैशनल नंबर है, वो आपका नातक नंबर है। लेकिन अगर वो कंप्लीट ओपन नहीं होते तो उसको हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर। लास्ट सेट है तमाम हकीकी अदाद का सेट है। हकीकी अदाद क्यू यूनियन क्यू डैश, गैर नातों को इरैशनल को क्यू डैश से ज़ाहिर किया जाता है। अगर दोनों का यूनियन ले लिया जाए, जिसकी नीचे बारी भी आएगी, यूनियन कहते किसको है? तो कहते हैं उसको सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, इसलिए उसको आर से मेंशन किया जाता है। दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि आपका हर एलिमेंट चाहे वो नातक है चाहे वो, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो सब का सब आपका रियल नंबर बन जाएगा। एक छोटी सी मैं चीज़ बताऊं, आपके ये जितने भी सेट निकले हुए वो सारे रियल नंबर से निकले हुए, 1 से निकले हुए। ये सब को इकट्ठा कर लो तो आपका रियल ही बनता है। सब को इसके अंदर से नेचुरल निकालेंगे, इसके अंदर से
कंप्लीट निकालेंगे, इसके अंदर से इंटीजर निकालेंगे, इसके अंदर सारे इसी के अंदर ही शामिल है। किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास अब यूनियन आ गया। यूनियन से क्या मुराद है? दोनों सेटों को इकट्ठा करके आपने लिख लेना है, उसको यूनियन का नाम दिया जाता है। जो नीचे अब ऑप्शन भी आएगी, जहाँ पर भी सेट के लिए आएंगे वहाँ पे यूनियन तकाते यूनियन और इंटरसेक्शन लाजमी होगा। देखें ज़रा, सेट का यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट से क्या मुराद है कि ए यूनियन बी, यूनियन आपका पहला सेट और दूसरा सेट। एग्जाम्पल मैं एक देने लगा हूँ, मेरे पास ए के सेट 1 और 2 है, मैं इधर ही थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यूनियन और बी के मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 है। मैं ए का 1 2 लिया और बी का लिया 1 2 3 और दोनों का मैं क्या करने लगा हूँ? यूनियन करने लगा हूँ। और यूनियन से क्या मुराद है? दोनों सेटों को मिलाकर लिखना है। अब देखिए, मिलाकर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2, इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2 आए 2 टाइम्स है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, लेकिन लिखना सिर्फ एक मरतबा होता है। ये यूनियन के अंदर क्वालिटी होती है। अब क्या आ जाएगा? 3 इसमें एक्स्ट्रा है, दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। जब इकट्ठा करके लिखा तो क्या बन गया? ये यूनियन बन गया है। अब यहाँ पर अगर 1 से लेकर 50 होते और ये होते, अगर 1 से लेकर 100 होते तो 1 से लेकर 50 तक तो आने हैं और आगे 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो जाने थे, तो वो क्या हो जाना था? दोनों का यूनियन हो जाना। क्यों भी? यूनियन का पता चल गया। यूनियन से आगे हम करेंगे सेटों का तकाते, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये साइन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी साइन है इंटरसेक्शन या तकाते की। यू की वही यू है और ये इंटरसेक्शन की क्या है? अगर आप देखें तो ये स्मॉल एन को ये चीज़ ख़त्म करो तो ये आपका क्या बन जाता है? ये इंटरसेक्शन बन जाती है। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पर ही इसका कंसेप्ट लेते हैं। यूनियन की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मुश्तरक हो, जो दोनों में एक जैसे हो। कौन कौन से एक जैसे हैं? 1 and 2, 1 and 2। बस जो दोनों में ही चीज़ मौजूद होती है उसको अगर आप ले लेते हैं तो वो क्या है? इंटरसेक्शन है, वो आपका तकाते हैं। कहीं पर भी जब आप देखें, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, जितनी मर्जी छोटी वैल्यू, अगर कोई मैच ही नहीं करता तो फिर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर उसमें कोई भी चीज़ नहीं आती। तो 2 कंसेप्ट हो गए, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन। चाहे पहले भी आ जाए बाद में ये आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरे की बारी है सेट का फ़र्क निकाल ले, डिफरेंस। इसको लिखने का मेथड ये है, a माइनस पी और इक्वल, या उसको a ओवर b लिख सकते हैं। ये दोनों का एक ही कहने का मतलब है। डिफरेंस ऑफ सेट्स a डिफरेंस b और a ओवर b का मतलब भी a डिफरेंस b है। और इसको हल करने के लिए देखें क्या किया जाता है। ये मेरे पास एक a और दूसरा b है, वही सेट लिया एक मैंने 1 और 2 डिफरेंस, फिर लिया 1 2 और 3। डिफरेंस से मुराद है कि आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लेने जो दूसरे में मौजूद ना हो। 1 उसमें मौजूद है वो नहीं आएगा, 2 उसमें मौजूद है वो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता कि इसमें 4 मौजूद है, क्या उसमें 4 मौजूद था? नहीं। अगर नहीं तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन सेकंड एलिमेंट में कोई भी आपका एलिमेंट नहीं आएगा, वो चाहे जितने मर्जी एक्स्ट्रा हो। सिर्फ पहले एलिमेंट में वो एक्स्ट्रा रुकन जो हमारे पास बी के अंदर या दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। पहले के वो अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है उनको हम डिफरेंस बोलते हैं। पता चल गया? सिर्फ पहले के, दूसरे का कोई रुकन नहीं आना, जितने मर्जी उसमें एक्स्ट्रा हो। चौथी बारी कंप्लीमेंट आ जाना, जो इसी से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ये 3 है, यूनियन का और इंटरसेक्शन का और तीसरा डिफरेंस यानी कि फ़र्क का। यही तीनों कंसेप्ट है। लेकिन साथ यहाँ पर जो हम लेते हैं सेट का कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है?
कि हमारे पास अगर ए सेट है तो ए का कंप्लीमेंट होगा, बी सेट है तो बी कंप्लीमेंट होगा, सी सेट है तो सी कंप्लीमेंट, और यू डिफरेंस है, यू क्या है उनका यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने दिया होगा, वो 1 से लेकर 10 आ जाए, 1 से लेकर 100 आ जाए, वो कोई भी वैल्यू होगी सेट की, यूनिवर्सल सेट उसका नाम है। और यूनिवर्सल सेट और आगे क्या है ए, इसका मतलब ए यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, ये तहती सेट होगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास U में से अगर देखा जाए कि U में से आपके जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होंगे, और जबकि A में आपके जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, कम, क्योंकि A जो तहती सेट होगा, सबसेट होगा U का, कि A के सारे अरकान U में मौजूद होंगे, लेकिन U के बहुत सारे अरकान जो है वो एक्स्ट्रा होंगे। हम लेंगे A का कंप्लीमेंट जो इक्वल है U फ़र्क A के। यहाँ पर मैं U की वैल्यू सेट जो है 1 से लेकर 10 तक ले लेता हूँ कि 1 2 10 है। फिर A की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वही 1 और 2 ले लेता हूँ। A के सारे अरकान मौजूद हैं U के अंदर, लेकिन U के कौन कौन से एलिमेंट है जो मौजूद नहीं है, वो आपके पास 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। तो 3 से लेकर 10 तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा थे जो A के अंदर मौजूद नहीं है। ये था आज का हमारा कंसेप्ट यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का और कंप्लीमेंट का। अब आपको जब भी क्वेश्चन आए कि आपने यूनियन निकालना है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। आप इंटरसेक्शन की बात करें तो आप निकाल लेंगे, कंप्लीमेंट की बात करें तो आप निकाल लेंगे, डिफरेंस की बात, इसके अलावा इस सेट में और कोई चीज़ नहीं है। जो फिर कोई और चीज़ आएगी एक्स्ट्रा तो वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी कि ये सेट क्यों कहे जाते हैं और इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट बन गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।